नमस्कार. लेन्स अँड लेगसी अ जर्नी ऑफ बॉलिवूड NGMAमध्ये सध्या हे प्रदर्शन सुरू आहे. मुळात लेन्समधून टिपलं जाणारं एखादी छायाचित्र म्हणजे काय असतं तर अनुभव असतो आणि आठवण असते. इतिहासात डोकावण्याचं ते एक माध्यम असतं. मुळात बॉलिवूडच्या इतिहासात डोकावण्याचा हा छोटेखानी प्रयत्न आहे. साधारण 97 वर्षाचा इतिहास या निमित्तानं मांडला जातो आहे आणि त्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 2 वॉल्स या प्रदर्शनातल्या ज्या व्यक्तीच्या नावावर आहे ती व्यक्ती म्हणजे प्रदीप चंद्रा. प्रदीप चंद्रा हे खूप मोठं नाव आहे बॉलिवूडच्या फोटोग्राफीतलं. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी जी छायाचित्र टिपली आहेत त्यासाठी म्हणून. आणि या प्रदर्शनामध्ये आकर्षणाचं केंद्र म्हणजे त्या ठिकाणी लागलेलं एक भव्य दिव्य असं चित्र जे पिसर्वो म्हणजे जितेंद्र सुराडकर यांनी काढलेलं आहे, जे दादासाहेब फाळकेंपासूनच्या जो इतिहास सुरू होतो चित्रपट निर्मितीचा त्याला जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतात. आज दोघंही हे कलाकार आपल्याबरोबर आहेत. आपण त्यांच्याही चर्चा करणार आहोत. प्रदीप चंद्रांपासून सुरुवात करूयात. प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत. प्रदीप जी, मुख्य तौर पर सारे ये जो जर्नी है 1930 से फ़ोटो जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. आपने जब शुरुआत की तब का अनुभव आपका क्या था और आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें झांकते हुए, उन तस्वीरों में झांकते हुए आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी थी वो बहुत सेटिस्फाइंग रही है और मैंने बचपन में ही ये डिसाइड किया था कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है. उसका एक ख़ास कारण ये था कि मेरे घर जो अखबार आते थे सारे अंग्रेज़ी के और हिंदी के, मेरे फादर पत्रकार थे, तो उसमें मैं हमेशा जब अच्छी तस्वीर होती थी मैं नीचे फ़ोटोग्राफ़र का नाम देखता था. जैसे भारत ज्योति एक अखबार था, शायद फ्री प्रेस का नाम संडे का रहा था, तो मैं वो नाम देख कर इतना मुझे अच्छा लगता था कि मैंने कहा मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा. और मेरे भाई असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फ़ोटोग्राफ़ी भी करते थे. हमारे जो पड़ोसी थे वो डायरेक्टर थे शंकर मुखर्जी, तो उनकी फ़िल्म थी बात एक रात की. तो मैं बहुत बार स्कूल से जब निकलता था तो माँ को बोलता था आज मैं जो है जा रहा हूँ भैया के स्टूडियो जाऊँगा. तो बस स्कूल बस से फिल्मिस्तान उतर जाता था और वहाँ जाऊँ तो देवानंद, वहीदा रहमान ये लोग शूट कर रहे थे. बात एक रात की फ़िल्म थी. तो भैया 2 आना मुझे देते थे कि जाओ कैंटीन में खाना खा लो. तो मैं 1 आने का लड्डू खाता था और 1 आना जेब में रख लेता था स्कूल के लिए. तो मैंने एक बार तस्वीर खींची वहीदा रहमान की भैया के कैमरे से और तस्वीर भैया को इतनी पसंद आई कि भैया ने उसको फिल्म फेयर में दिया, छप गई. तो मेरे लिए मतलब पहली बार मेरा नाम छपा और मुझे तो शुरू से ही है कि नाम पढ़ना है. अभी भी मुझे मेरी तस्वीर छपती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था. तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई. और पहले जाना होता था कि स्टूडियोज़ में जाना है. पहले तो मतलब जब बचपन में तो शंकर मुखर्जी जो फिल्म डायरेक्ट करते थे जैसे सरहद, बात एक रात की, झुमरू, प्यार मोहब्बत, तो भैया के नाम से ही चला जाता था अंदर. ऐसा भी नहीं स्टूडियो के बाहर कोई रोक रहा है, पूछ रहा है खाली कहाँ अलंकार चित्रा जाना है, बच्चा है जा रहा है, स्कूल बैग है, ठीक है, भाई का नाम लेके चले जाते हैं. जब मैंने शुरू किया फ़ोटोग्राफ़ी तो ये नाम छपने का जो हिंदी में कहूँ या मराठी में कीड़ा शब्द है वो फिर भी था. तो फिर मैं अखबारों की तरफ बहुत आकर्षित हुआ. मैं सोचा कि अखबार में मैं नौकरी करूँगा और मैंने की भी नौकरी. मैंने सरिता में किया, दिल्ली प्रेस में, फ्री प्रेस जर्नल में किया, इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बॉम्बे टाइम्स, इलस्ट्रेटेड वीकली वीक. तो मेरा जो नाम छपने का सपना था मुझे मिला ही नहीं, भरपूर मिला जितना मेरा मन था. और जब मैं बॉम्बे टाइम्स में था तो मेरे साथ राजन चौगले था, सुधारा कोलवे थे और 1-2 और भी फ्रीलांसर थे. सचिन हररकर फ्रीलांसर था, अमोल था, मगर बहुत तस्वीरें खींचता था. तो ये सब मेरे जो कोलीग्स थे मुझे कहते थे बॉस आप इतना काम क्यों करते हो. तो मैंने कुछ इसके सिवा कुछ किया ही नहीं. न मैंने कभी किसी सरकार से कोई घर लिया, न मैंने कोई चीज़ मांगी, न किसी से कोई फेवर लिया. एक ही ध्येय था, तस्वीर खींचना और तस्वीर छपवाना. क्या बात है. और आज वो इतिहास के पन्नों के तौर पर प्रदर्शित होती नज़र आ रही है. ऐसे कई सारे इतिहास के पन्ने जो है आपने जोड़े हैं, किताबों के रूप में भी वो सामने आते हैं, उस पर भी बात करेंगे. थोडा पिसर्वो की तरफ मुड़ते. पिसर्वो या पूर्ण प्रवासामध्ये मुख्यतः अशा प्रदर्शनाचा आपण भाग व्हावं चित्रकार म्हणून. आणि प्रत्येक चित्रकाराला वाटत असत की त्या इतिहासाच्या पानांमध्ये माझंही नाव असावं.
या इतिहासाच्या पानांवर आज तुझं नाव आहे आणि NGMA आपलं चित्र लावावं असं प्रत्येक चित्रकाराचं स्वप्न असतं. नक्कीच. कारण जहांगीरला लागतं हयातीमध्ये, पण अनेकदा हयातीत नसलेल्यांचीच चित्र फक्त NGMAला लागतात आणि तिथे तुझं चित्र लागलं. काय प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया अशी आहे की ह्या प्रदर्शनाच्या निमित्तानं प्रदीप चंद्रजी यांनी मला सांगितलं, किशोरो आप एक आर्ट वर्क करोगे का? मैं बोला सर क्यों नहीं, और मैं बोला क्या बनाना है बताइए. बोले दादासाहेब फाल्के. तो सब्जेक्ट आपलाच होता. दुसरं असं आहे की ज्यांनी पूर्ण इंडस्ट्रीसाठी आपलं जीवन पूर्ण आयुष्य दिलं आणि मग तो सब्जेक्ट थोडा रिसर्च केल्यानंतर मग पुरा मागोवा आल्यानंतर मग मी जे चित्र केलं ते भव्य म्हणजे 5 फूट बाय 10 फुटाचा कॅनव्हास मी लावला आणि अवघ्या 2-3 दिवसामध्ये ते पूर्ण मेमरी जी आहे म्हणजे राजा हरिश्चंद्र पासून ते सरस्वतीबाई यांच्यापासून तर सगळं तो पूर्ण मी पेंट करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या प्रती मला तरी असं वाटतं की महाराष्ट्राला जे लाभले दादासाहेब फाल्के त्यांना मी योग्य पद्धतीने नॅशनल गॅलरी मॉडर्न आर्टमध्ये मांडू शकलो. अगदी न्याय देऊ शकलास मुख्यतः तुझ्या चित्रांनी. पिसर्वोच्या चित्रांचं एक वैशिष्ट्य आहे, पिसर्वो हा जितक्या नावात त्याचा मॉडर्नपणा आहे तितका तो चित्रातून पण मांडतो आणि अनेकदा ते अनाकलनीय अशा चित्र असतात. अनेकदा असं होतं की ते अमूर्ततेकडे जातात. मग हे मूर्त चित्र करताना काही अडचण आली का? नाही, त्याचं असं आहे की सुरुवातीपासून मी सुरुवातीला जे वापरले मी ना माध्यम ते कोळसा आणि भिंत होती, बरं, मातीची भिंत. आणि त्याच्यानंतर जो रिअलिस्टिकचा माझा प्रवास सुरू झाला तर रिअलिस्टिकमध्ये मी खूप कामं केली, लँडस्केप, पोर्ट्रेट आणि स्केचिंग हजारोच्या तादादने ती सगळी केली. तर त्याच्यामुळे मला रिअलिस्टिकचं तर काही हे नव्हता. अडचण केव्हा होते की ज्या टायमाला आपण मॉडर्न आर्टकडे वळतो ना तर त्या टायमाला त्या रेषा, रंग आणि बाकीचे ज्यांचं फॉर्म आहे ते क्रिएट करायला थोडंसं अवघड होतं. बाकी हा तो सब्जेक्ट आपल्याजवळ होताच आणि काही जे फोटोग्राफ्स मला भेटले किंवा जी माहिती भेटली त्यानुसार मी हे क्रिएट केलं. फक्त त्याचं जे कंपोजिशन आहे ती एक वेगळ्या पद्धतीमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न. अत्यंत सुंदर असं कंपोजिशन झालं आहे आणि तुम्ही जर NGMAकडे गेलात तर नक्की बघा, अशा स्वरूपाचं ते आहे. आपण प्रदीपजींकडे वळूयात पुन्हा. प्रदीप जी, मुख्य तौर पर इस पूरे जर्नी में अगर वो बॉलीवुड की जर्नी है तो उसका एक वक्त ऐसा भी है जो प्रदीप चंद्र की भी जर्नी है जी. अगर आज उन तस्वीरों को हमने देखे तो आपकी भी जर्नी उसमें नज़र आती है. तो इस जर्नी को आपने किताबों में भी संजोया है. जी. जो आपकी किताबें आई है, अमिताभ जी के ऊपर भी आपकी एक किताब आई है, आमिर खान के ऊपर आई है, उसके बारे में ज़रा बताइए कि किताबों की तरफ मुड़ने का मौका कहाँ पर मिला? मैं 1 मिनट पहले पिसर्वो के बारे में कुछ बोलूँ? अरे प्लीज़. पिसर्वो की हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, मगर रिसेंट समय में हम लोगों ने काफ़ी समय बिताया है साथ में. तो इसका तो मैं काम जानता ही हूँ, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं. तो मैंने कहा कि पिसर्वो एक करो दादा साहब फाल्के का. तो जब किया तो मैंने NGMA के डायरेक्टर को बोला था कि इनका पेंटिंग मैं करवा रहा हूँ तो आप कोई फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है. मैंने खुद भी फ़ोटो है, मैंने दिया नहीं. तो जब हमने उसको 10 फीट का माउंट करवा के दिखाया तो देखते ही उनको पसंद आया. उन्होंने कहा यहाँ लगा दो और सब लोगों को बहुत पसंद आया. कब परसों शबाना आई, तो शबाना आज़मी जी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे देख के मुझे उंगली करके बोली हुसैन. तो मैंने कहा नहीं, ये जो है पिसर्वो को मैं एक दिन ले गया था शबाना जी के घर. तो मैंने कहा आपके घर जो आए थे पेंटर, उनकी पेंटिंग है. तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि काम जो मैंने इनको कहा इन्होंने किया और लगा और सबको पसंद आया. जी, पिसर्वो के बारे में मैं भी उसका करीबी दोस्त हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिसर्वो जब भी करता है तो पूरे दिल से करता है. प्रदीप जी, मुख्य तौर पर जब आपने किताबों की तरफ आप मुड़े, तो हम बात कर रहे थे किताबों की, तो किताबों की तरफ ये जो सब सारा इतिहास है, जो पन्ने थे जो आपने देखे थे, जो लेंसेज में संजोया था, वो किताबों में लेकर जाए, ये मौका कहाँ पर मिला? जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा था उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मैंने बच्चन जी पे एक एग्जीबिशन किया था 61st बर्थडे पे JW मैरियट में. तो मैंने बच्चन जी से कहा कि आप पे एक शो करना है, ऐसे ऐसे है. तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाइए कुछ क्या कर रहे हैं. तो मैं उनसे मिलने गया था राजकमल स्टूडियो और मैं 3 काम ले गया था.
एक तस्वीर थी मेरी जो मैंने रात को 1 बजे खींची थी उनके घर में, तो चेहरा इतना सही था, बाकी पूरा ब्लैक था। तो उस पर प्रीतिश नंदी ने सिल्वर कलर से एक पोइट्री लिखी थी और एक चिंतन उपाध्याय ने किया था और एक मेरा फोटोग्राफ था। तो ले गया, दिखाया उनको, तो देखा, उन्होंने कहा ठीक है कब करना है बताइए। तो मैंने कहा आपके बर्थडे पे। बोले बर्थडे पे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, उसी वीक में किसी दिन आपको डेट दे दूँगा। तो जब वो एग्जीबिशन हुआ और लोगों ने देखा, तो मेरे एक दिल्ली के दोस्त ने कहा, पत्रकार दोस्त ने, कि यार तुम्हारे पास इतना मटेरियल है बच्चन जी पे, तुम किताब क्यों नहीं करते? तो दैट इज़ हाउ सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात मेरे दिल्ली के दोस्त ओम गुप्ता ने डाली कि आप एक किताब करिए। खैर उसके बाद मिलना पब्लिशर इज नॉट ईजी, मगर फिर एक दिन मैंने प्रीतिश नंदी के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा, उनसे जिक्र किया, तो उन्होंने रूपा को फ़ोन किया और कहा कि भाई प्रदीप हैं और उनके पास बहुत मटेरियल है, तो आप छाप दिए। वो तैयार हो गए एकदम से, अगले हफ्ते आ रहे थे। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप करिए किताब, बगैर देखे, मतलब मैं लिखा ही नहीं था कुछ, बगैर लिखे और बगैर देखे हुए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ऐसे मैं किताब की तरफ मेरा झुकाव हुआ। और मेरे मन में एक ये भी बात थी कि बहुत से फोटोग्राफर हैं जिनको मैं जानता हूँ अपने भैया की वजह से, जैसे मेरे भाई भी उनमें थे, शिवचंद्र, धीरेन्द्र किशन, धीरज चावड़ा, और नाम मुझे याद नहीं आ रहे, BK सरीन थे। सब लोग जो है इन्होंने इतना काम किया, मगर इस काम को देखने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। उनके साथ ही वो काम चला गया। तो मेरे मन में बहुत था कि मैं जाऊं, उसके बाद भी मेरा काम लोग जाने। क्या बात है। तो उसने मुझे किताब की तरफ झुकाव दिया। किताब एक ऐसी चीज़ रहेगी। अभी मैंने हुसैन साहब पे किताब किया है, तो मैं देख रहा था, अभी जब मैं कुछ और काम कर रहा हूँ उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैंने 5 किताबें देखी हुसैन साहब पे, जिसमें मेरा भी किताब का नाम था कि भाई प्रदीप चंद्रा ने भी किताब लिखी है। तो इट मेड मी फील वेरी हैप्पी। ग्रेट। तो ऐसे मैं गया और फिर मैंने बच्चन जी पे पहले किया, फिर हुसैन साहब पे किया, फिर आमिर खान पे किए, चलता रहा। क्या बात। हुसैन साहब की बात निकली है तो थोड़ा हुसैन साहब पे बात कर लेते हैं। पिसर वो भी हुसैन जी से बहुत प्रभावित, कई बार प्रभावित भी रहे और उनसे मुलाकातें भी उनकी 28 बार मैंने लगभग 28 बार देखिए, बहुत बड़ा यानी खजाना आहे उनके पास यादों का। मुळात भेट कशी झाली हुसेन साहेबांची? भेट अशी झाली, मी जसं कॉलेज झालं माझं सप्तपुट ललित कला महाविद्यालयामधून मी बाहेर पडलो, खेरोदा स्कूल ऑफ आर्ट, आणि मुंबई आलो. मग मुंबईला करायचं काय, तर ॲनिमेशन निमित्त आलो होतो. मग ॲनिमेशन काही जास्त जमलं नाही मला. मी 7-1 महिने ते केलं आणि त्याच्यानंतर आर्ट प्लाझा म्हणून आहे जहांगीर गॅलरीच्या बाहेर, माझा एक मित्र आहे पंकज वानखेडे, त्याने मला ते सांगितलं. तिथे KM शोनाय होते. KM शोनायांनी ती जागा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नुसार ती त्या ठिकाणी हे केली होती, मिळवलेली होती. मग आमच्यासारख्या कलावंतांसाठी त्या ठिकाणी चांगला मोका होता की इथे काहीतरी करायचं. तर मी गेलो, त्या ठिकाणी बसायचो आणि स्केच करायचो. तर स्केचचे मला पैसे भेटत होते. म्हणजे मी आतापर्यंत जो कॉलेजचा अनुभव राहिलेला माझा, तर स्केच केलं तर कोणी पैसे हे देत नव्हतं. मग इथे मानधन होतं आणि एक शेतासारखा अनुभवही होता. आपण गावी बसल्यासारखं वाटत होतं आणि ती जी कळा होती पूर्ण फुटपाथची, ती एकदम भरभरून होती. तिथे असंख्य चित्रकार येत होते. काही पाठ ठोपटून जायचे, काही चांगला आशीर्वाद देऊन जायचे, बऱ्याचशा गोष्टी. खूप अनुभवाला मला त्या ठिकाणी मिळाला. एक दिवशी मी VT स्टेशनला जात असताना फाउंटनवरून गेल्यानंतर मला पंडोल आर्ट गॅलरीमध्ये MM हुसेन चित्र काढत असताना दिसले. मी लगेच जाऊन तिथे बसलो. हे साधारण अशी 2002 सालची गोष्ट. तिथे कलरसारखं माझं एकच काम होतं, स्टील बसायचं. त्यावेळेस मला वाटतं 88 असं काहीतरी त्यांचं ते चालू होतं, पेंटिंगचं खूप मोठं हे. तर ती मोठी मोठी कामं मला बघायला भेटली. आणि मग माझे हमेशा जसं बोलतं पंढरीची वारी, तसं वाऱ्या सुरू झाल्या त्या पंडोल गॅलरीचा. त्या दरम्यान त्यांनी मला पुस्तक दिलेलं आहे, जे की पुस्तक पुराच्या याच्यामध्ये जे 5000 चित्र माझे बुडाले 2005 साली, आम्हाला 19 फूट पाण्यातून काढण्यात आलं. तर त्यावेळेस ते त्याच्यामध्ये हे झालेलं आहे, असं डॅमेज झालेलं आहे. एक ब्रशवर सिग्नेचर करून दिली. तर आता याच्यापेक्षा आपण एखाद्या मोठ्या कलावंताकडनं काय आपण हे करणार, बस त्यांच्याशी भेटणं आणि हात मिळवणं हेच खूप मोठी गोष्ट आहे. MM हुसेन हे मास्टर म्हणून बघितले जातात भारतीय चित्रकलेतले, आणि त्यांचा सहवास मिळणं आणि त्यातून प्रभाव होत जाणं हे अत्यंत मोलाची अशी गोष्ट आहे. प्रदीपजी, जसं हुसेनजींची चा प्रभाव तिकडे राहिला, प्रीतिश नंदी तुम्हाला भेटले,
कि प्रतीश नंदी से आपकी मुलाकात का कारण क्या रहा और कैसे मुलाकात हुई? प्रीतिश नंदी को मैं जब दिल्ली में रहता तो बीच में 10 साल दिल्ली में था, तो यूथ टाइम्स एक मैगजीन थी, अनीस जंग एडिट करती थी, उसका साल में एक स्पेशल इशू निकलता था और उस पर लिखा रहता था ऊपर एडिटेड बाय प्रीतिश नंदी। वो सारी पोइट्री की किताब होती थी पूरी मैगजीन, ऊपर लिखा रहता था एडिटेड बाय प्रीतिश नंदी। तो ऐसे में प्रीतिश नंदी का नाम मैंने सबसे पहले देखा और हिंद पॉकेट बुक के मैं कवर करता था फोटोग्राफ्स। तो जब मैं करता तो हर मोस्टली सभी मैं करता था। तो एक दिन मैंने उनसे बात किया, शेखर मल्होत्रा से बात हो रही थी जो ओनर थे उसके। तो उन्होंने कहा ये किताब को छोड़ दीजिए। तो मैंने पूछा क्या वो ये किताब क्या है? बोले इसका जो है कवर राइटर खुद देगा। तो मैंने कहा कौन है राइटर? बोले प्रीतिश नंदी। तो एक इतना बड़ा आर्ट वर्क आया उनका जिसमें 3 चिड़िया यूँ उड़ रही हैं और नीचे प्रीतिश नंदी लिखा है, ऊपर पोएम का नाम लिखा है। ऐसे मैं नंदी को जानता था। और जब वो बॉम्बे आए टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर बन के, वीकली के एडिटर के बनने के पहले उनका डिजिग्नेशन था डायरेक्टर ऑफ पब्लिशिंग डायरेक्टर। ओके। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिशिंग डायरेक्टर कभी नहीं रहा। पब्लिशिंग डायरेक्टर मतलब आपके हाथ में इलस्ट्रेटेड वीकली, फिल्म फेयर, धर्मयुग, सारे साइंस और फेमिना। तो मुझे किसी ने असाइनमेंट दिया कि आप जाओ प्रीतिश नंदी को फोटोग्राफ करके लाओ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोले कम। तो मैं गया तो एक छोटा सा रूम था, उस समय उनका रूम बन रहा था। उन्होंने पूछा कि विल हैव अ कप ऑफ टी? मैंने कहा हाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। तो वो बहुत ही प्लेजेंट आदमी थे और जब मैं उनके साथ काम करने लगा, उन्होंने मुझे जॉब दिया। बहुत प्लेजेंट के साथ बहुत डिफ़िकल्ट आदमी भी थे, वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ, वेरी प्लेजेंट मैन, एंड द बेस्ट थिंग कि ही विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। ये बात थी जो मुझे बहुत प्रभावित की कि भाई अगर ये तस्वीर मैं इनकी ऐसे खींच रहा हूँ तो ये नहीं, ये क्या खींचा है यार, ये खींचो। तो उनको इस फोटोग्राफर के मामले में और आर्ट के मामले में जितना उनको उनकी दृष्टिकोण था, किसी एडिटर में मैंने नहीं देखा है। क्या बात। मतलब बहुतों के साथ मैंने काम किया है, नंदी जैसा आर्ट। और अब सोचिए हुसैन और रजा को उन्होंने वीटी स्टेशन पे लगा दिया था, 150 ईयर्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। पता नहीं आपको याद है या नहीं। सारी मंजीत बाबा ये सब की पेंटिंग स्टेशन पे लगी है, टंगी हुई है, बांधी हुई है। इतना सोच, ये अपने आप में सोच कि वीटी स्टेशन पे ऐसा शो हो, बहुत बड़ी बात है। जी, मुख्य तौर पर यही यादगार तस्वीरें जो है वो एनजीएमए में नज़र आ रही है। कुछ तो उसमें से ऐसी कोई तस्वीर जो आपको लगे कि यह आज भी मुझे लगता है कि मेरा नसीब था कि ये तस्वीर मुझे मिली, ऐसी कोई तस्वीर? जैसे मैंने आपको एक बताया वहीदा रहमान के बारे में, जो बचपन में मैंने शूट किया था बात एक रात की। बच्चन जी की कई तस्वीरें हैं। अब तस्वीर ज़्यादा तो नहीं लगा सकता था, ये था कि रिपीटिशन ना हो। मगर 2002 में मैं केबीसी, 2000 में जब केबीसी शुरू हुआ तो मैं किताब लिख रहा था। तो मैंने पीटर मुखर्जी तब डायरेक्टर थे स्टार के, तो मैंने उनसे परमिशन कहा, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे शूट करना है। तो उन्होंने दिया। तो उनकी एक तस्वीर थी ऐसे ही, मतलब मैं जूम लगा के बैठा था तो हंस रहे हैं। वो तस्वीर यहाँ लगी है तो बहुत बड़ी तो नहीं है, मगर तस्वीर लोगों को बहुत पसंद आई और मुझे भी तस्वीर पसंद आई। तो बहुत सी तस्वीरें माधुरी दीक्षित की है, एक सिंपल सी तस्वीर है, बर्थडे के लिए शूट किया है। मगर जो शूट करने का, जब शूट किया था तो वो मेरे लिए वो यादगार बन गया है। वो क्या था कि हम उस ज़माने में क्या करते थे कि जैसे आपका बर्थडे परसों है, आज है, तो हम 2 दिन पहले फ़ोटो ले लेते थे ताकि आज के पेपर में हम सुबह बोल दें हैप्पी बर्थडे। तो इनके जो सेक्रेटरी थे रिकू, उनको मैंने बोला तो बोले हाँ करेंगे करेंगे, तो परसों करते हैं। अरे आज तो नहीं होगा, उनके घर में पेस्ट कंट्रोल है। 3-4 दिन बाद वापस फ़ोन किया, अरे अभी पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। मैं भाई डेली को पेस्ट कंट्रोल होता है क्या? फिर एक दिन बोले अच्छा तुम आ जाओ। तो मैं उनको ऑफिस गया और केक खरीद के लेके गया था। छोटा सा केक था, इतना बड़ा रहा होगा शायद, 1 किलो का है कुछ। तो उनके ऑफिस गया तो आए, बोले हाँ। मैंने कहा चलिए चलते हैं उनके घर पे। बोले नहीं इधर ही कर लेते ना। मैंने कहा इधर कैसे कर लेंगे, इतना छोटा सा आपका ऑफिस है, लाइट नहीं है, मैं लाइट लाया भी नहीं हूँ। बोले नहीं कर लेंगे। भाई कर लोगे, मगर फ़ोटो तो मैं खींचने वाला हूँ ना, आप कैसे कर लोगे?
तो उनके घर के बाहर जो है ना छोटा सा लॉन था इतना बड़ा, हाँ, वो ऑफिस के बाहर। तो मैं बोला यहाँ कुछ करते हैं। बोले ठीक है। तो वहाँ हमने एक टेबल लगाया। तो माधुरी जी जब आई अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, माँ बाप के साथ, तो वो जो पैरापेट होता है लो उस पर ही था, उस पर वो बैठ गई और टेबल जैसी ये साइज़ का है वो टेबल रख दिया मैंने। तो जब वो यूँ झुकी तो टेबल बहुत ऊपर और नीचे और चेहरा ऊपर, तो केक के साथ आ ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला भाई इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो तब टेलीफोन डायरेक्टरी बहुत मोटी होती थी, तो उसके ऑफिस से 2 डायरेक्टरी उठा के लाए, फिर रखा, तो फिर भी वो नहीं आ रहा है। जूम लिया, पीछे गए, तो बोला और चाहिए, तो 2 और डायरेक्टरी ले आया, कुछ और मोटे मोटे किताब लाए, ला के रखा। तब तक क्या हुआ, लोग अपनी बालकनी में आ गए, देखने लगे ऐसे। माधुरी कह रही भाई ऐसा फ़ोटोशूट मैंने कभी नहीं किया, ज़रा जल्दी करिए। तो जया जूम से देखा तो करेक्ट शॉट था, फेस भी अच्छा आ रहा था, केक भी आ रहा था। तो शूट किया और उनके पेरेंट्स वगैरह के साथ भी शूट किया, और बाहर भीड़ तो लगी गई थी। तो नेक्स्ट डे उन्होंने जर्नलिस्ट को एक पार्टी दी थी। पहले एक उन्होंने दे दिया था स्टार्स के लिए अपने बर्थडे के लिए, और जर्नलिस्ट के लिए अलग रखा था। तो मैं और सुधारक, मेरा कोलीग जो था, हम दोनों गए। तो माधुरी एंट्रेंस में मुझे मिली, खड़ी थी। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे का दी है, आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू। मैं बोला क्या हो गया, मुझे एकदम से लगा फ़ोटो अच्छी नहीं लगी, क्या हुआ। बोले टुडे नोबडी विश्ड मी, एवरीबडी कॉल्ड एंड सेड डिड यू सी बॉम्बे टाइम्स। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्या बात है। फिर कई सारी यादगार तस्वीरें आपकी है, और जब भी आप वीटी स्टेशन की तरफ हो, कुलाबा की तरफ हो, तो ज़रूर आइए। NJMA में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। पिसर्वो तुझ्याकडे, मुळात या पूर्ण प्रवासामध्ये पिसर्वो हा माणूस मुक्त छंद आहे, अवलिया आहे, आणि तोच अवलियापण जे आहे ते त्याच्या चित्रांमध्ये पण येतं. तर तुला त्या पिसर्वो नावातला पिकासोचा जो एक बाज आहे तो तुझ्या चित्रांमध्ये जाणवतो, आणि हुसेन पण तुझ्या चित्रांमध्ये दिसतो. मुळात या दोघांचं तुझ्या आयुष्यातलं कॉन्ट्रीब्युशन काय? कसं आहे की जेव्हा 12वी नंतर जेव्हा मला माहीत पडलं की आर्ट स्कूल असतं, एक स्पेशल आर्ट कॉलेज असतं की त्याच्यामध्ये आपण फक्त चित्रकलाच त्या ठिकाणी शिकवली जाते. मग तिथे गेल्यानंतर हा जो पूर्ण अभ्यास आहे, हा जो पूर्ण प्रवास राहिलेला आहे, तर त्यावेळेस आम्हाला अभ्यासामध्ये पिकासो आणि मकबूल फिदा हुसेन आणि बाकीचे जे मास्टर्स आहे ते आले. कॉलेज होईपर्यंत पूर्ण मी रिअलिस्टिकच हे करत होतो, पोर्ट्रेट, लँडस्केप वगैरे वगैरे वगैरे. पण ज्या टायमाला मी हे सगळं M.F. हुसेनचं ज्या टायमाला मी ते चित्र बघितलं लाईव्ह, त्या टायमाला मला कुठेतरी अजंठा त्यामध्ये दडलेलं दिसलं, आणि अजंठ्याच्या त्या लाईन्स ज्या क्रॅक गेलेल्या आहे आणि बाकीचे, आणि पिकासो जो अनुभवलेला अभ्यासाला आहे, तर त्यापासून मी मग सुरुवात चांगली जोरदार केली. आणि अफाट कॅनव्हास किती साईडचा असो, आज होतं काय ना, ती जी प्रॅक्टिस आहे ना, म्हणजे मी प्रत्येक या निमित्तानं सांगू इच्छितो, कुठलाही विद्यार्थी आता जर कधी बघत असेल त्या दृष्टिकोनातून माझ्याकडे, तर त्यांनी फक्त प्रॅक्टिस करावी. प्रॅक्टिस आणि माध्यमाची काही हेच पाहिजे किंवा तेच माध्यम पाहिजे काही नाही. आता तर असं झालेलं आहे की जेव्हा आम्ही क्लार्क हाऊसला होतो, तर त्या ठिकाणी आम्ही रॉ मटेरियल आणि बाकीच्या याच्यापासून सगळ्यांनी करत आलं, साधा कपडा, कॅनव्हासनी, आपल्याजवळ पैसे नाही किंवा काही नाही, तर या सगळ्या गोष्टी. पण तुमचं जे स्ट्रोक आहे ना, ते स्ट्रोक असे परफेक्ट झळकले पाहिजे त्या कॅनव्हासवर. अगदीच प्रॅक्टिस. मुळात तुमच्या हातातली जी कला आहे ती मग ती कॅमेऱ्याच्या लेन्सच्या माध्यमातून असो किंवा ब्रशच्या माध्यमातून असो, रंगांमधून असो किंवा अगदी चारकोलमधून असो, मुळात ती कला आणि तो कलेचा दृष्टिकोन तुमच्याकडे आहे का? जर तो असेल तर निश्चितच तुम्हाला प्रेक्षक मिळेल, चाहताही मिळेल, आणि त्यासाठी मेहनत करण्याची तयारी असायला हवी. जर ती असली तर निश्चितपणे तुमच्या कलेचा गौरव होऊ शकतो. प्रदीप चंद्रा जी, आपको और जीतू, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया. थँक्यू सर, दोघांनी तुम्ही वेळ दिला धन्यवाद. आणि आज छान गप्पा मारल्या त्यासाठी. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू.